गरीब गोलगप्पे वाली। बहुत समय पहले की बात है। बजरंगपुर नामक गांव में प्रिया अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। प्रिया के पिता इस दुनिया से बहुत पहले प्रिया और उसकी मां को अकेले छोड़ गए थे, जिस वजह से प्रिया अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेती है। प्रिया को हमेशा ही गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था, जिस वजह से वो अपना खुद का गोलगप्पे का काम खोल लेती है। प्रिया के पास खुद का कोई सामान नहीं था, जिस वजह से वो एक दुकान किराए पर लेती है और राशन से मिले गेहूं को पिसवाकर आटा बनवा लेती है। किराए पर ली हुई दुकान का मालिक प्रिया को झिझक कर दुकान तो किराए पर दे देता है, लेकिन महीने के अंत में किराया देने की बात फिक्स कर लेता है। प्रिया पूरे 1 महीने तक रोजाना ढेर सारा आटा तैयार करती और फिर मार्केट में उस आटे से बने गोलगप्पे को बेचती। मार्केट में उसके गोलगप्पे खाना सभी बहुत पसंद करते हैं, जिस वजह से प्रिया अपना दिमाग दौड़ाती है और गोलगप्पे की अच्छी अच्छी वैरायटी लोगों को खिलाती है। कभी पापड़ी तो कभी भल्ले पापड़ी, कभी सेव पूरी। पूरे 1 महीने तक ऐसे ही काम चलता है और मार्केट में प्रिया के गोलगप्पे मशहूर हो जाते हैं। प्रिया की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो घर में अकेली होने की वजह से प्यास लगने पर पानी का ग्लास नहीं उठा पाती और वहीं सोती रहती है, जिस वजह से उसकी मां की जीभ सूख जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। जब प्रिया काम करके अपने घर वापस लौटती है तो वो अपनी मां को इस हालत में देखकर रो पड़ती है। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तो आपके लिए जी रही थी। अब मैं क्या करूँ इस दुनिया में अकेले? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। मैं यहाँ आपके देखरेख करने के लिए गोलगप्पे का काम चला रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप तो मुझे छोड़कर चली गई। प्रिया की माँ का निधन होने के बाद सारा क्रियाक्रम करके प्रिया कुछ दिनों तक घर में ही रहती है। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने काम को फिर से शुरू करती है और पिछले महीने का किराया दुकान के मालिक को दे देती है। दुकान के मालिक का अपना एक बेटा शिवम होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा होता है। प्रिया के इतने अच्छे एफर्ट्स को देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और अगले दिन प्रिया की दुकान पर पहुंचता है और प्रिया से कहता है, मुझे भी 1 प्लेट गोलगप्पे खिला दो प्रिया जी। अरे, आप तो मेरे मालिक के बेटे हो, आपको तो मैं जरूर गोलगप्पे खिलाऊंगी। ये लो, बल्कि आप मेरी स्पेशल सेव पूरी खाकर देखो। शिवम शौक से उसके सेव पूरी और गोलगप्पे खाता है। इतना टेस्टी गोलगप्पे और सेव पूरी खाकर शिवम कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जो अकेले दम पर अपना पेट पाल रही हो, वरना आजकल की लड़कियां तो कोई काम करने को राजी नहीं है। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत इम्प्रेस हुआ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कैसी बातें कर रही हो शिवम? मैं सिर्फ एक किराएदार हूँ जो तुम्हारे पिता की दुकान में अपना काम चला रही हूँ और इसका किराया मैं देती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और न ही मैं तुम्हें इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। प्रिया शिवम के ऑफर को ठुकरा देती है और अपना काम करने लगती है। शिवम उसको परेशान देखकर घर जाकर अपने पिता से बात करता है और सारी बात अपने पिता को बताता है। ये सब सुनकर उसका पिता कहता है, बेटा, प्रिया एक गरीब लड़की है और न ही वो पढ़ी लिखी है। क्या तुम उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? अपना जीवन साथी ढूंढने में इतनी जल्दी नहीं मचानी चाहिए। तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करते हो और वो अनपढ़ है। क्या तुम उसके साथ जिंदगी भर रह सकते हो? पिताजी, इस दुनिया में मेहनती लड़की तो रही नहीं है। हर कोई पैसे का लालच करती है कि उन्हें कहीं से भी फ्री फंड में पैसे मिल जाए। प्रिया में वो सारे गुण है जो मुझे अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए। वो मेहनती भी है और होशियार भी है और समझदार भी। ठीक है बेटा, फिर मैं प्रिया से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद प्रिया का मालिक प्रिया की दुकान पर पहुँचता है और प्रिया से कहता है, मेरे बेटे की बातों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरा बच्चा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब भी कर रहा है। वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा और इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम हमारे घर की बहू बनो। जी मालिक, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मुझे शिवम को समझने में अभी वक्त लगेगा और मैं जल्दी नहीं मचा सकती। ये मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं आपको कुछ दिनों बाद अपना जवाब बताती हूँ।
प्रिया अपने मालिक को ये सब कहती है और उसका मालिक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक प्रिया शिवम को एनालाइज करती है और उसकी हर चीज पर नजर रखती है। शिवम एक अच्छा लड़का होता है जो अपनी जॉब और घर तक सीमित होता है। वो किसी प्रकार के ऐब नहीं रखता, जिस वजह से प्रिया उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिया अपनी मंजूरी अपने मालिक को बता देती है। ये सुनकर उसका मालिक बहुत खुश होता है और अपने बेटे को खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह, प्रिया ने हाँ कर दी। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। अब मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढता तो नहीं मिलती। शिवम बहुत खुश होता है। शिवम के पिता पंडित से एक डेट फिक्स कर लेते हैं और 1 महीने बाद शिवम और प्रिया की शादी करवा देते हैं। प्रिया और शिवम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश होते हैं और एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। प्रिया शिवम के बिहेवियर से बहुत खुश होती है और शिवम उसको हर एक खुशी देता है जो प्रिया डिजर्व करती है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में अपनी माँ को बता रही होती है कि तभी उसकी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तू एक अच्छी जिंदगी जी रही है और तुझे अच्छा घर मिला है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में पहुँच गई। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। बेटा अपने घर में सबसे बना कर रखना और अपने ससुराल को अपना ही घर समझना और घर के सदस्य को भी अपना ही मानना और सबका बहुत ख्याल रखना। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपने ससुराल वालों को बहुत पसंद आएगी। जीती रहो बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम हमेशा खुश रहो। माँ आप कहाँ से बोल रही हैं? आप मेरे सामने तो आओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बहुत समय हो गया आपको देखे हुए। आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर क्यों चली गई? बेटा भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तू जब भी मुझे याद करेगी मैं तेरे सामने आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे मिल नहीं सकती। प्रिया अपनी माँ की बातें सुनकर खुश भी होती है और उदास भी, क्योंकि वो अपनी माँ से मिल नहीं पाती। इसके बाद प्रिया अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ महीनों तक घूमती फिरती है और इधर उधर एंजॉय करती है। शिवम प्रिया को हर खुशी देता है। कुछ महीनों बाद प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है और ये सुनकर शिवम बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं बाप बनने वाला हूँ। कितना अच्छा लगेगा जब हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ सच में, अब हमारा फाइनली बच्चा होगा तो मैं उसके बहुत अच्छे से केयर करूँगी। शिवम प्रिया की प्रेगनेंसी के बारे में सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और उसकी बहुत केयर करता है। रोजाना उसे जूस पिलाता है, नारियल पानी पिलाता है, अच्छा खाना खिलाता है। शिवम के पिता शिवम को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसे अपनी मनपसंद की लाइफ पार्टनर मिल जाती है और शिवम के पापा को एक बेटी। कुछ समय बाद प्रिया का बेटा होता है और शिवम अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होता है और वही शिवम के पिता दादा बनकर बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव में लड्डू बंटवाते हैं। अपने घर में खुशियों को देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और अपनी खुशियों को अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। प्रिया का घर बस जाता है। प्रिया का एक बेटा हो जाता है, जिसके बाद प्रिया और शिवम बहुत खुश होते हैं और अब प्रिया के पास एक अच्छी फैमिली होती है और प्रिया की माँ भी प्रिया के साथ ही होती है। ये सब देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है, क्योंकि अब प्रिया के पास सब कुछ होता है और अब वो एक अच्छे घर की बहू होती है, जहाँ उसे बहुत इज्जत और प्यार मिलता है। गांव में चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। लोग सामान खरीद रहे थे। वहीं एक दुकान में शीतल अपनी देवरानी के साथ शॉपिंग करने आई थी। अरे भाई साहब, मेरे लिए व्हाइट टोन की क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और मेकअप का सारा सामान निकाल दीजिए। अरे मीना, तुम अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदोगी क्या? नहीं दीदी, अभी मुझे कोई सामान नहीं लेना है। मैं तो बस घर का कुछ राशन लेने के लिए आपके साथ बाजार आई थी। आप ले लो, आपको जो जो लेना है। हाँ मीना, मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ के लिए सारा सामान पहले ही खरीद लूँ। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ जाता है, सामान बहुत महंगा होने लगता है और दुकानों पर भीड़ भी होने लगती है। मैडम, आपका सारा मेकअप का सामान हो गया है। कुल मिलाकर आपका 15,000 का बिल बना है। ठीक है भैया, ये लो पैसे। मीना, तुम जरा मेरा ये सामान पकड़ने में मेरा मदद कर दो। सामान बहुत ज्यादा हो गया है और इसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है।
ठीक है दीदी, तो आप एक काम करो, आप पार्लर चले जाओ, मैं ये सारा सामान आपके घर में रख दूंगी। मीना, तू मेरे साथ पार्लर नहीं जाएगी तो चिंता मत कर, तेरे पैसे मैं दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, उन्हें मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ। इतना कहकर मीना अपनी जेठानी का सामान ले लेती है। उसके बाद शीतल पार्लर चली जाती है और मीना अपनी जेठानी का सामान उसके घर रख देती है और अपने घर चली जाती है। मीना अपने पति संजीव के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मीना का पति संजीव एक टैक्सी ड्राइवर था जो टैक्सी चलाकर कुछ पैसे कमाता था और उसी से उसके घर का खर्चा चलता था। वहीं दूसरी तरफ मीना की जेठानी शीतल अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ एक बड़ी सी हवेली में रहती थी। शीतल का पति वकील था, वो बहुत पैसे कमाता था, जिस वजह से शीतल अपने सारे शौक पूरे कर लेती थी। मीना अपने पति की मदद करने के लिए त्योहार पर छोटी मोटी दुकान लगा लेती थी और त्योहारों के मुताबिक सामान बेचती थी, जैसे होली पर होली के रंग और दिवाली पर छोटे मोटे दिए। इस बार मीना ने शहर से करवा चौथ का सामान लेकर अपनी दुकान में रख लिया था और उसे बेचती थी। सभी औरतें मीना की दुकान से करवा चौथ का सामान लेते थे, जिसमें चांद को देखने वाली चलनी, जल चढ़ाने वाला लोटा, अच्छी सी सजी हुई थाली होती थी। आओ आओ बहन, करवा चौथ की थाली ले लो, शहर के दामों से बहुत सस्ती है। हाँ हाँ, मुझे एक थाली का सेट दे दो। मीना उस औरत को वो सामान दे देती है और उससे पैसे ले लेती है। शाम हो जाती है। मीना अपनी दुकान बंद करके घर में खाना बनाती है और अपने पति का इंतजार करती है। संजीव के आ जाने के बाद मीना उसके साथ बैठकर खाना खाती है और दिन भर की सारी बातें करती है। उसके बाद दोनों सो जाती हैं। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। सभी लोग अपने लिए नई नई साड़ियाँ खरीद रहे थे। काफी साल हो गए हैं मैं अपने लिए कोई नई साड़ी नहीं खरीदी हूँ। कुछ पैसे मैंने बचाए हैं, क्यों ना इन पैसों से मैं इस बार कोई सादी सी साड़ी ले लूँ। जाकर दीदी से पूछ लेती हूँ, क्या वो मेरे साथ जाएंगी। मीना अपने जेठानी के घर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी जेठानी शीतल ने अपने घर में एक सेठ को साड़ी दिखाने के लिए बुलाया हुआ है। वो सेठ बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन की साड़ियाँ लेकर आया हुआ था। अरे मीना, तुम बताओ कैसे आना हुआ। वो दीदी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार करवा चौथ पर मैं कोई साड़ी ले लूं, पर आपने तो पूरी दुकान ही घर पर लगा ली है। कोई बात नहीं, आप अपने लिए साड़ी खरीद लो, मैं बाहर दुकान से ले आऊंगी। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, ये सेठ धनपत है, इनकी साड़ी की बहुत बड़ी दुकान है। मैं इन्हें स्पेशल यहाँ पर साड़ियाँ दिखाने के लिए बुलाई हूँ। खैर, ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी है, तुम इन्हें नहीं खरीद सकती हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले ये टेबल पर रखे हुए कपड़े अलमारी में रख देना। और हाँ, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली होगी तो तुम उसके लिए खाने को कुछ बना दो। आज मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, मुझे मेहंदी लगवाने जाना है, तो तुम इतना काम कर दो बस। ठीक है दीदी, आप आराम से मेहंदी लगवा लो, मैं बिटिया के लिए खाना बना देती हूँ। मीना टेबल पर रखे हुए कपड़ों को अलमारी में जाकर सेट कर देती है और उसके बाद वो शीतल की बेटी के लिए खाना बना देती है। इसमें काफी समय बीत जाता है। तब तक शीतल के हाथों में मेहंदी भी लग जाती है। मेहंदी वाली खाली बैठी होती है कि तभी मीना बोलती है, अरे दीदी, आपने मेहंदी लगवा ली, ये तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी है। हाँ हाँ मीना, लगवा लो। अब मैं इतनी दूर से मेहंदी डिजाइन वाली को बुलाई हूँ तो तुम भी लगवा ही लो, पैसे मैं दे दूंगी। इसकी फीस वैसे भी बहुत ज्यादा है, पर तुम चिंता मत करो। शीतल के हाव भाव देखकर समझ आ रहा था कि वो अपने पैसों का घमंड दिखा रही है, पर मीना बेचारी सीधी साधी मेहंदी लगाने से मना कर देती है। नहीं नहीं दीदी, रहने दो। मुझे याद आया, कल वो कह रही थी कि उन्होंने बहुत ही नई डिजाइन की मेहंदी लगानी सीखी है, तो वो आज रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लगा देंगे, तो आप इन्हें वापस भेज दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो कह ही रही हूँ कि लगवाना है तो लगवा लो, पैसे मैं दे दूंगी। क्या हो गया, आखिर तो मेरी देवरानी हो। शीतल अपने मन से तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मीना मेहंदी लगवाए, पर ऊपरी मन से वो दिखावा कर रही थी। मीना सब समझ जाती है और वो अपने घर चली जाती है। मीना के घर के बाहर एक मेहंदी का पौधा था।
मीना उस मेहंदी के पौधे से बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें पीस लेती है और वो अपने हाथों पर गोल गोल मेहंदी लगा लेती है। संजीव जब शाम को घर आ रहा होता है तब वो देखता है कि बाजार में काफी भीड़ है। उसे याद आता है कि कल करवा चौथ का त्योहार है। तभी वो अपनी पत्नी मीना के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है और उसे घर लाता है। घर लाकर वो मीना से कहता है, मीना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं। पता है मैं आज ही सोच रही थी कि अपने लिए एक नई साड़ी खरीद लूं, पर समय ही नहीं मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो आप मेरे लिए साड़ी ले आए। मैं इसे कल पहन लूंगी। करवा चौथ का दिन आ जाता है और मीना अपने घर के काम सुबह जल्दी जल्दी खत्म कर लेती है। मीना के हाथों पर मेहंदी का रंग भी बहुत गहरा आया था। इसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब करवा चौथ की पूजा करने के लिए मीना सज संवर कर अपनी जेठानी के घर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी जेठानी ने बहुत ही हैवी सी साड़ी पहनी हुई है, जिसमें से सितारे टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। शीतल से वो साड़ी संभाली नहीं जा रही थी। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी लेने का भी क्या फायदा हुआ जब इसमें से सारे सिप्पी मोती बाहर निकल रहे हैं। इस महंगी साड़ी पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। अब मैं शाम को इस साड़ी में कैसे पूजा करूंगी। तभी मीना कहती है, दीदी परेशान मत होइए, आप ये साड़ी उतार कर मुझे दे दीजिए। मैं इसे अभी सुई धागे से ठीक कर देती हूँ। मीना अपनी जेठानी की साड़ी को लेकर सुई धागे से फिर से मोतियों को लगा देती है और साड़ी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीना की इतनी मेहनत को देखकर शीतल को समझ आ जाता है कि मीना उसे कितना प्यार करती है। मुझे माफ कर दो मीना, तुमने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है, पर मैं हमेशा अपने मन में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। ये देखो मैं आपके लिए पूजा करने का सामान भी लेकर आई हूँ। अरे हाँ, इतनी सारी शॉपिंग के चलते मैं तो पूजा करने का सामान लेना ही भूल गई थी। मीना तू कितनी अच्छी है, तू मेरी सारी चीजों का ध्यान रखती है। इसके बाद शीतल मीना से वो पूजा करने का सामान ले लेती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर करवा चौथ की कहानी पढ़ते हैं और चांद को देखकर अपना व्रत खोल लेती हैं। और उसके बाद से शीतल हमेशा अपनी देवरानी मीना की मदद करती है और दोनों बहनों की तरह साथ रहती है और हर साल करवा चौथ का त्योहार इसी प्रकार खुशी खुशी मनाती हैं।